आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से यूनिट 10 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई है, जिसका नाम है जामुन का पेड़। इसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आपको जो लेखक है जामुन के पेड़ कहानी के माध्यम से बताना चाहता है कि आज के समय की वास्तविक झलकियाँ चित्रित किस तरह से होती है। इस कहानी में दिखाई गई है कि आज के युग में जब कोई मुसीबत में फंस जाता है तो उस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के बजाय उसे और डरा देते हैं। जामुन के पेड़ में भी दबी हुई व्यक्ति को कोई नहीं निकालता। जब जामुन के पेड़ के नीचे गिरता है, उसके नीचे एक आदमी मर जाता है, एक व्यक्ति मर जाता है, दब जाता है, तो उसे कोई नहीं लगाता, बल्कि उसे कविता के बारे में चर्चा करते हैं, बस उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। यही सारी चीज़ें इस कहानी में बताई गई हैं। और इसी सारी चीज़ों को हम देखते हुए जानेंगे कि किस तरह से हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर एक करारा व्यंग्य इस रूप में किस तरह से इस स्टोरी के माध्यम से करारा व्यंग्य किया गया है कि एक आदमी तूफान में जामुन के पेड़ के नीचे जब जाता है, अब उसे बचाने के लिए पेड़ काटा जाए या ना काटा जाए, इसी सवाल को सुलझाने के लिए प्रशासन और उसके कारिंदे मतलब जो उसके काम करने वाले जो लोग हैं इसकी तरह कोई कार्यशैली अपनाते हैं कि आदेश आने तक व्यक्ति की मौत हो जाती। कौन इस पेड़ को निकालेगा। इसी तरह से करारा व्यंग्य इस रूप में देखने को मिलता है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शब्द टू शब्द पूरी कहानी को जानते हैं। और जिन बच्चों ने, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे हमारी आगामी कक्षा की जो वीडियो है वो आपको समय अनुसार हमें मिलती रहेगी। जितनी वीडियो अपलोड होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं कहानी की तरफ से। कृष्ण चंद्र की कहानी जामुन का पेड़ है। कृष्ण चंद्र बसीराबाद जो आज के पाकिस्तान में है 23 नवंबर 1914 को पैदा हुए थे। कृष्ण चंद्र हिंदी और उर्दू के कहानीकार थे। मीन्स हिंदी की भी कहानियाँ लिखते थे और उर्दू की भी कहानियाँ लिखा करते थे। आज़ादी की पहले में वे उर्दू में लिखा करते थे, बाद में हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। कृष्ण चंद्र अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की विसंगतियों पर करारा व्यंग्य किया करते हैं। उनका निधन 8 मार्च 1977 को मुंबई में हुआ। अब लेखक कृष्ण चंद्र है। इस कहानी को अब यहाँ पर पूरी कहानी चल रही है, देखते हैं क्या कहानी है तो अच्छे से जानते हैं। रात को बड़े जोर का अंदर चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ पर गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। जो माली होता है, गार्डनर जो होता है, जो गार्डन की देखभाल करता है, वो दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास जाता है। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया और सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में ही गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी में इर्द गिर्द मजाम इकट्ठा हो गया। सब लोग दौड़ते चले आते हैं। सबसे पहले माली दौड़ता है चपरासी के पास और चपरासी दौड़ता है क्लर्क के पास, और क्लर्क जो दौड़ता है उसकी किसे बुलाने के लिए, सुपरिटेंडेंट के लिए आप जाएं कि यहाँ पर एक आदमी दब गया है। और अब सुपरिटेंडेंट जो है दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आ जाता है जहाँ पर पेड़ गिरा पड़ा है और उसके नीचे एक आदमी दबा है और सभी तरह से भीड़ इकट्ठा हो जाती। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। अब उस यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं, किसकी, जामुन के पेड़ की तो व्यंग्य कर रहे हैं, उस आदमी का जिक्र नहीं कर रहा। कह रहे हैं यहाँ पर बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, ये क्लर्क बोल रहा है। इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क बोल रहा है। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरे क्लर्क का यह कहते हुए गला भर आया। मगर यह आदमी, माली के पेड़ के नीचे दबे आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी
सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतना भारी तना जिसके पीठ पर गिरे और वह बच सकता है क्या? दूसरा चपरासी बोला, नहीं मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बेमुश्किल कराते हुए कहा। वो दबा हुआ जो आदमी था वो चपरासी था, वो कह रहा है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। वो करहा रहा था दर्द में। जिंदा है, एक क्लर्क ने हैरत से कहा। पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए। पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए, माली ने मशवरा दिया। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अब हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए, माली ने मशवरा दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक काहिल और मोटा चपरासी बोलता है। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली चपरासी और क्लर्क जोर लगा के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाल सकते। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार है एकदम। बहुत से लोग पेड़ काटने पर तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरीट से मशवरा कर लेती हूँ। मैं जिसके अंडर काम कर रहा हूँ उससे तो मशवरा कर लो। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरीट के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी ने अंडर सेक्रेटरीट ने सेक्रेटरी जो था डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है। और इसी तरह से जब ये सरकारी कामकाज पर बहुत बड़ा व्यंग्य यहाँ पर हो रहा है कि जिससे भी हम काम करने को कहते वो डिले करते हुए ऊपर ही जाने के लिए बोलते रहते हैं। डिप्टी सेक्रेटरीट जॉइंट सेक्रेटरीट के पास जाता है। सेक्रेटरी जो होता है उसके पास जाता है। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है। चीफ सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब यहाँ पर कुछ कहा। जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहे। वह हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर पेड़ को खुद से हटाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इतने में सॉरी बच्चों, इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी और ये पेड़ का मामला है। पेड़ कृषि विभाग के तहत आता है, इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि पेड़ हटाने की जिम्मेदारी तो वाणिज्य विभाग की ही बनती है। जब यह जवाब पढ़कर वाणिज्य विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है, वाणिज्य विभाग के मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जब आए, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के सुपुर्द कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला और कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामले को फैसला करने का हक रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब यहाँ पर कितना करारा व्यंग्य क्या है। एक उस आदमी को तो नहीं निकाला, इस फीलिंग को महसूस नहीं किया जा रहा कि यहाँ पर सारी चीज़ें दबी की दबी कर दी गई हैं। लोगों को मतलब है एक इंसान की जीवन से ज़्यादा फाइलों को इधर से उधर भेजने पे ही व्यंग्य किया जा रहा है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल की रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, अच्छा है ना, तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी
फिर भी कुछ न बोला माली ने। फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उस खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब लिखा गया था, काफ़ी आलोचना के साथ। उसने हॉर्टिकल्चर विभाग से सेक्रेटरी साहित्यिक मिजाज का आदमी मालूम होता है। उसने लिखा, हैरत है। क्या लिखता है देखिए, हैरत है इस समय जब पेड़ लगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो पेड़ काटने की सलाह दे रहे हैं, वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए इस मंचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच से यानी धड़ की जगह से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ भी वहीं का वहीं रहेगा, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने एतराज़ किया कि अगर ऐसे काट के निकालोगे तो इस तरह से मैं तो मर सकता हूँ। पेड़ को तो काटने की इजाज़त नहीं है, मगर आदमी के काटने की इजाज़त हो रही है। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने का नायाब तरीका पेश करने वाले एक पुख्ता दलील पेश की। आप जानते नहीं हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ की जगह से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब फाइल के मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसी दिन विभाग के सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को जांच के लिए मौके पर भेज दिया गया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोला और उसकी सेहत देखकर खून का दबाव, सांस की गति, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। लिहाजा ये सुझाव भी रद्द कर दिया गया क्योंकि आदमी मर सकता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को मुंह में खिचड़ी डालते हुए से बताया, अब मामला ऊपर चला गया। सुना है कि सेक्रेटरी के साथ सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, इससे तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। मतलब यहाँ कितना ज़्यादा व्यंग्य करते हुए दिखाया है कि एक आदमी को नहीं देख रहा है कि पेड़ को नहीं हटा सकते कि जिसमें नीचे एक जान पड़ी हुई, लेकिन यहाँ फाइलें की फाइलें चलती चली जा रही हैं और वहाँ पर काम इसी तरह से देर होता चला जा रहा है। उसे करने की जगह दूसरे पर टाला जा रहा है, दूसरे विभागों पर टाला जा रहा है। ये सारा व्यंग्य यहाँ पर मिलता है। दबा हुआ आदमी एक कहा भरकर आहिस्ते से बोला, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मतलब हम शायद तब तक तो मर जाएं। खाक मतलब मिट्टी में मिल जाएं। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ते से सर हिला दिया, हाँ मैं शायर हूँ। दबे हुए आदमी ने दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटरीट में यह बात फैल गई, दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग बड़ी संख्या में शायर को देखने के लिए आने लगे। इसी सब खबर शहर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले से शायर जमा होना शुरू हो गया। सेक्रेटरीट को लॉन भांति के शायरों से भर गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरीट तक जिन्हें अदब और शायर से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपना गज़लें सुनाने लगे और कई क्लर्क अपनी गज़लों पर उससे सलाह मशवरा मांगने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया क्योंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक ना तो कृषि विभाग से और न हॉर्टिकल्चर विभाग से बल्कि सिर्फ संस्कृति विभाग से। अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई वह जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करे और इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से रिहाई दिलवाई जाए। फाइल संस्कृति विभाग के अलग अलग सेक्शन से होती हुई साहित्य अकेडमी के सचिव के पास पहुंची। बेचारा सचिव उसी वक्त अपनी गाड़ी से सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या ताल्लुक़ रखते हो? अवश्य सचिव जोर से चीखा। क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ एक कलाम अक्स के फूल हाल ही प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने इस बात पर सिलहा दिया। हाँ मैं वही हूँ। क्या तुम हमारी एकेडमी के मेंबर हो? सचिव ने पूछा। नहीं। हैरत है, सचिव और
जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर, अबस के फूल का लेखक और हमारी एकेडमी का मेंबर नहीं। उफ उफ, कैसी गलती हो गई हमसे, कितने बड़ा शायर और कैसे गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है। गुमनामी के अंधेरे में नहीं बल्कि एक पेड़ के नीचे दबा हुआ। भगवान के लिए मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सचिव फौरन बोला। फौरन जाकर उसने अपने विभाग को रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सचिव भागा भागा शायर के पास गया और बोला, मुबारक को, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी एकेडमी ने तुम्हें अपने साहित्य समिति के सदस्य चुन लिया है। ये लो ऑर्डर की कॉपी, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने करा कर कहा कि मुझे तो इतने दिन हो गए, पेड़ के नीचे से तो नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन बार बार कई विभागों में इधर से उधर भेजी जा रही हैं फाइलें, लेकिन जो समस्या है उस चीज़ को नहीं सुलझाया जा रहा है। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता कि बहुत कष्ट में है, बहुत दुख में है। यह हम नहीं कर सकते, सचिव ने कहा। जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिला सकते, अगर तुम आवेदन तो हम यह भी कर सकते। मैं अभी जिंदा हो। शायर रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी एकेडमी का सचिव हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ संस्कृति से ताल्लुक़ रखता है। आपके लिए हमने वन विभाग को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, हालांकि दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वह किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी के लिए लड़े जा रहा था। कल तक सुबह तक किसी न किसी तरह उसे जिंदा रहना। दूसरे दिन जब वन विभाग के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उन्होंने पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय से हुक्म आया कि इस पेड़ को न काटा जाए। वजह यह है कि इस पेड़ के 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लॉन में लगाया गया था। अब यह पेड़ अगर कट गया तो इस बात का पूरा अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार हमसे संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान पर सवाल है, एक क्लर्क गुस्से में चिल्लाया। दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझा और यह भी तो समझ लो कि पिटोनिया सरकार हमारी सरकार को कितनी मदद देती है। क्या हम इनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की ज़िंदगी को भी कुर्बान नहीं कर सकते? नहीं, सभी एक ज़िंदगी की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। शायर को मर जाना चाहिए। बिल्कुल। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया। आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वे जो फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 4 बजे खुद सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो आते हो खुशी से फाइल लड़ाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने को हुक्म दे दिया और इस मामले में सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लिए। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पा लोगे। सुनते ही आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुपरिटेंडेंट ने शायर का बाजू को हिलाकर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था, मीज ठंडा था, आंखों की पुतलियां बेजान थी और चींटियां एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी और उसकी ज़िंदगी की फाइल मुकम्मल हो गई थी। और इस तरह शायर की उस शायर की मृत्यु हो जाती। तो ये सारी चीज़ें इस कहानी में आपने किस तरह से जाना, किस तरह से उस कहानी में शायर की मृत्यु होती है और किस तरह से लोग एक दूसरे को इधर से उधर भेजते रहते हैं फाइलें को। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया, बिल्कुल अच्छे से जाना है कि करारा व्यंग्य एक हमारी सरकार के ऊपर जो इधर से उधर भेजती है उसके ऊपर बताया गया है। और यह भी बताया गया है इस कहानी के ज़रिए कहानीकार ने यह भी बताने की कोशिश की कि हमारे देश की सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों की अकर्मण्यता, संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदारियां रवैया किस तरह आम आदमी पर भारी पड़ जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु तक हो जाती है। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं और एक आदमी किस तरह से मृत्यु का शिकार बन जाता है। और इस पेड़ की कहानी का उद्देश्य भी आपको पता चल गया कि आज के समाज की वास्तविक झलकियाँ इसमें चित्रित की गई हैं, इसमें बताई गई। जिस तरह से आज के समाज में भी आज भी ऐसे ही होता चला रहा है। एक फाइल दूसरे विभाग में, दूसरी फाइल तीसरे विभाग में ऐसे ही चलती रहती। और आज के युग में जब कोई मुसीबत में भी फंस जाता है तो लोग उसे उस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के बजाय उसे और डरा देते हैं। और ऐसे ही इस आदमी के साथ भी होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं।
और किस तरह से इस पे एक राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर कैसा करारा व्यंग्य इस कहानी ने प्रस्तुत करी है। तो आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और कहानी की एक किस तरह से है व्यंग्यात्मक कहानी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं करा, वीडियो को शेयर नहीं करा, तो जल्दी से करेंगे। अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, जय हिंद, जय भारत।